नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अधीनस्थ जो कि उत्तर प्रदेश में यूपी कराती है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, बीडीओ में, यूपी लेखपाल में इत्यादि जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो उसी एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन करंट अफेयर को हम लोग टारगेट करते हुए अच्छे करंट अफेयर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और डेली हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाई की चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उससे आप लोगों के समझ में भी आती होंगी। साथ ही साथ आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी करते होंगे। क्या करते होंगे? नोटबुक में नोट भी करते होंगे। तो साथियों, डेली हम लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं, उसी क्रम में आज भी हम लोग करेंगे। तो आइए करंट अफेयर की क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक और भी स्टूडेंटों तक ये आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और ये क्लासें भी उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिन्हें ऐसी क्लासों की क्या आवश्यकता है जिन्हें ऐसी क्लासों की रिक्वायर है। साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों का ऐलान किया गया। वो ये 10 पुलिस थाने ऐसे 10 पुलिस थाने हैं कि जो कि बेहतर कार्य के लिए, इन्हें प्रोत्साहन के लिए चुना गया है। इनके बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें चुना गया है। तो हम लोग लिखेंगे साथियों, भारत सरकार वर्ष 2020 में भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों को थानों की घोषणा की। साथियों, भारत सरकार ने भारत के शीर्ष 10 अच्छे कार्य करने के लिए, किसके? बेहतर कार्य करने के लिए, लोगों को बेहतर रिस्पॉन्स देने के लिए, अच्छी जो है रिस्पॉन्स देने के लिए कि पुलिस की एक्टिविटी, पुलिस की चीज़ें, अच्छी सुनवाई जो भी है कार्रवाई वो बेहतर इस समय चल रही है। इस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों के शीर्ष मतलब टॉप 10 पुलिस स्टेशनों को चुना गया है। ठीक साथियों, उन स्टेशनों की अगर बात करें साथियों, भारत सरकार प्रतिवर्ष देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों का चयन करती है। भारत सरकार ये काम जो है प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष 10 पुलिस थानों को सेलेक्ट करती है, उनके अच्छे कार्यों के लिए, बेहतर सर्विस के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि उनके कामकाज को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रोत्साहित कर उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सके। वर्ष 2020 के लिए देश में 10 पुलिस थानों को चुना गया है। ठीक साथियों, हम लोग उन 10 पुलिस थानों के बारे में अगर बात करें
तो उसे हम लोग नोटिस कर लेते हैं साथियों, ठीक है ना। उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि निम्न में से ऐसा कौन सा पुलिस स्टेशन है कि जिसे वर्ष 2020 में भारत सरकार ने प्रोत्साहन के लिए चुना। ऐसा कौन सा पुलिस स्टेशन है या थाना है जिसे भारत सरकार ने 2020 में प्रोत्साहन के लिए चुना। तो एक एक करके हम लोग जल्दी से इसमें देख लेते हैं साथियों कि कौन सा राज्य में, कौन से ज़िले में कौन सा पुलिस स्टेशन है। तो इसे हम लोग देखेंगे साथियों। यहाँ हम लोग राज्य लिखेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे अर्थात ज़िला, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुलिस थाना, पुलिस थाना। और एक एक करके हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, ठीक साथियों। पुलिस थाना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यहाँ स्टेट हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले आता है मणिपुर। कौन? मणिपुर आता है। मणिपुर राज्य में थौबल डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? थौबल डिस्ट्रिक्ट। थौबल जिला है। इसमें अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो इसके पुलिस स्टेशन का नाम है साथियों नोगपोसेक्मी। नोगपोसेक्मी, नोगपोसेक्मी। मणिपुर राज्य में थौबल डिस्ट्रिक्ट है। थौबल डिस्ट्रिक्ट में नोगपोसेक्मी पुलिस स्टेशन है। इसे भी चुना गया है बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर कार्य के लिए। अगला राज्य है साथियों तमिलनाडु। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कौन सा? सलेम सिटी डिस्ट्रिक्ट है। सलेम सिटी, सलेम सिटी डिस्ट्रिक्ट है। सलेम सिटी डिस्ट्रिक्ट में AWPC और आगे क्या है? सुरामंगलम। सुरामंगलम सुरामंगलम पुलिस स्टेशन है। तमिलनाडु राज्य में सलेम सिटी डिस्ट्रिक्ट है। सलेम सिटी डिस्ट्रिक्ट में AWPC सुरामंगलम पुलिस स्टेशन है। अगला है साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बात करें तो चांगलांग जिला है। कौन सा? चांगलांग। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में साथियों खारसांग पुलिस स्टेशन है। कौन सा? खारसांग। खारसांग पुलिस स्टेशन है। खारसांग है साथियों। अगला स्टेट आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? सूरजपुर। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में साथियों झिलमिल पुलिस स्टेशन है। झिलमिल, इसे भैया थाना भी कहते हैं। भैया थाना झिलमिल पुलिस स्टेशन है, इसी को भैया थाना भी कहते हैं। अगला राज्य है साथियों गोवा। अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य में दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा?
दक्षिण गोवा। दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट में साथियों सगुइम पुलिस स्टेशन है। सगुइम पुलिस स्टेशन है। ठीक साथियों, अगला राज्य आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार क्या द्वीप समूह। इसमें साथियों जिले की बात करें तो उत्तर और मध्य अंडमान डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उत्तर और मध्य अंडमान। उत्तर और मध्य अंडमान डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उत्तर और मध्य अंडमान में साथियों कालीघाट पुलिस स्टेशन है। कौन सा? कालीघाट। अगला राज्य आता है साथियों सिक्किम। 7वें नंबर पे आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य में पूर्वी जिला के नाम से डिस्ट्रिक्ट है। पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला में साथियों पाकयोंग पुलिस स्टेशन है। पाकयोंग। ठीक साथियों, पाकयोंग पुलिस स्टेशन है। अगला आता है साथियों उत्तर प्रदेश। 8वें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट साथियों मुरादाबाद है। मुरादाबाद में साथियों पुलिस स्टेशन कंठ पुलिस स्टेशन है। कौन सा? कंठ पुलिस स्टेशन है। अगला 9वें नंबर पे आता है साथियों दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली में दादर और नगर हवेली है। इसी में साथियों दादर और नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट भी है। दादर और नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट भी है। और इसी डिस्ट्रिक्ट में साथियों खानवेल पुलिस स्टेशन है। खानवेल क्या है? पुलिस स्टेशन है। अगला 10वां नंबर और अंतिम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में साथियों करीमनगर जिला है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में साथियों जम्मू कुंट टाउन PS। जम्मीकुंटा टाउन PS। साथियों हम लोगों ने 10 पुलिस स्टेशनों को यहाँ पे देखा कि 10 पुलिस स्टेशन ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिन्हें कि 2020 में बेहतर कार्य के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया है अलग अलग राज्यों से। और यह भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष इन पुलिस स्टेशनों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि बेहतर कार्य करते हैं।
क्या करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं। ठीक साथियों, इसमें जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध, समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति अपराध, गुमशुदा लोग, खोजे गए लोग लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी, और अज्ञात शव अंतिम मानक को इसी वर्ष शुरू किया गया। प्रत्येक राज्य में शुरू में जिन पुलिस थानों का चयन किया गया था उनकी संख्या इस प्रकार मान लीजिए है। प्रत्येक राज्य जहां 750 से अधिक पुलिस थाने हैं, 3 पुलिस थानों का चयन, सभी राज्य और दिल्ली के 2 थानों का चयन, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश में 1 थाने का चयन किया गया। इस तरीके से साथियों चुना गया है। ठीक साथियों, तो हम लोगों ने देखा साथियों, तो इसमें पहले नंबर पे मणिपुर राज्य में एक थैम्बल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नोगपोसेक्मी पुलिस स्टेशन है। कौन सा, नोगपोसेक्मी पुलिस स्टेशन है। अगले नंबर पे तमिलनाडु राज्य में कौन सा, सलेम सिटी जिला है जिसमें AWPC सुरामंगलम पुलिस स्टेशन है। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है साथियों। अरुणाचल प्रदेश राज्य में चोंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में खारसांग पुलिस स्टेशन है। कैसा, खारसांग पुलिस स्टेशन है। अगला आता है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर, कौन सा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में साथियों झिलमिल पुलिस स्टेशन है, या तो इसी को भैया थाना भी कहते हैं। 5वें नंबर पे साथियों गोवा राज्य आता है। गोवा राज्य में है दक्षिण गोवा, दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट है, और इसी में साथियों सगुइम, क्या, सगुइम पुलिस स्टेशन है, इसे सेलेक्ट किया गया है। अगला 6वें नंबर पे आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, तो इसी में साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाले राज्य में उत्तर और मध्य अंडमान डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कालीघाट जो पुलिस स्टेशन है इसे सेलेक्ट किया गया है। 7वें नंबर पे साथियों सिक्किम राज्य आता है। उसका पूर्वी जिला जो है उस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट में पाकयोंग पुलिस स्टेशन है, उसे सेलेक्ट किया गया। अगला साथियों उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंठ जिला है, उसी जिले को सेलेक्ट किया गया है। अगली बात साथियों दादर और नगर हवेली है। दादर और नगर हवेली में दादर और नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट में खानवेल पुलिस स्टेशन है। कौन सा, खानवेल पुलिस स्टेशन, इसे सेलेक्ट किया गया बेहतर कार्य के लिए। साथ ही साथ साथियों तेलंगाना राज्य है, इसे भी सेलेक्ट किया गया। तेलंगाना राज्य में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में साथियों जम्मी कुंटा टाउन PS पुलिस स्टेशन है, इसे बेहतर कार्य के लिए क्या किया गया साथियों, चुना गया, बेहतर कार्य के लिए सेलेक्ट किया गया। ठीक साथियों, हम लोगों ने कुछ अच्छी जानकारी के बारे में बात किया। अगली बात करेंगे साथियों, अगली जानकारी की, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। इसे नोट करना ज़रूरी इसलिए है आप लोगों को कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहा तो वहाँ आपसे पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अच्छे कार्यों के प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन से पुलिस स्टेशन का या पुलिस थाना का जो है निम्न में से कौन सा पुलिस थाना है, नाम बताइए। या तो आपसे कह देगा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में बेहतर कार्य के लिए जिन पुलिस थानों को सेलेक्ट किया गया उनमें से कौन नहीं है। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछेगा, तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपसे एक्सप्लेन के साथ राज्य बताया, कौन से राज्य में कौन सा जिला है, फिर उस जिले में कौन सा पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको जानकारी दी गई साथियों। अब अगली जानकारी की बात करेंगे हम लोग। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। मैं आधा मिटा दे रहा हूँ, आधा नहीं मिटाऊंगा। ठीक, यहाँ नीचे से तब तक आप लोग नोट करिए। अगली जानकारी है साथियों कि फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये अपनी हर साल रिपोर्ट देता है
कि भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। अगली जानकारी है फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो साथियों, मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्री, कौन सी कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की बात किया जाए, ये जो फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है, ये 500 शीर्ष कंपनियों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें पहले स्थान पे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, कौन सी रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक साथियों, इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टॉप पर रही। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्री है। अगर दूसरे स्थान पे बात करें साथियों, तो दूसरे स्थान पे जो तेल की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे अगर बात करें साथियों, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कौसा नेचुरल गैस कॉरपोरेशन साथियों। ठीक, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये दूसरे स्थान पे है। ठीक साथियों, सॉरी तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे जो फॉर्च्यून इंडिया ने शीर्ष 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में प्रथम स्थान पे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे स्थान पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरे स्थान पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ठीक साथियों, ये हमारी अगली जानकारी है। और इसके बाद अगर अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो उसमें आपको बताना है कि वह कौन भारतीय खिलाड़ी है जो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है। तो साथियों विराट कोहली। कौन? विराट कोहली जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज
12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली साथियों सबसे तेज सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथियों अगर इनकी बात करें तो भारत के कप्तान है इस टाइम, विराट कोहली भारत के कप्तान हैं। तो भारत के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज़ 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 एक दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां खेली हैं। कितना? 242 पारियां इन्होंने खेली। ये 12,000 जो रन इन्होंने बनाया, कितने? 242 पारियों में इन्होंने बनाया। 242 पारियां खेली गई, जिसमें 251 मैच हैं। कितने? 251 मैच शामिल हैं। 251 मैच इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम है। कितना? दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58, मतलब सचिन तेंदुलकर जी जो है इनसे ज़्यादा कितने? 58 रन ज़्यादा, 58 पारियां ज़्यादा खेले हैं। सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 301 दिवसीय पारियां खेली पड़ी थी। अगर बात किया जाए तो इनसे पहले, विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर जी पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जो सबसे तेज 12,000 रन बनाए थे। इनके बाद नाम आता है सचिन तेंदुलकर। इनके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर को साथियों 300 पारियां खेलनी पड़ी थी। कितनी? 300 पारियां खेलनी पड़ी थी, जिसके अंतर्गत टोटल 309 मैच खेले थे। 309 मैचों में 300 पारियां खेली गई थी। 300 पारियां खेलने के बाद इन्होंने सबसे तेज 12,000 रन बनाया। उसके बाद साथियों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस सूची में तीसरे स्थान पे हैं। इनके बाद सचिन तेंदुलकर की बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रिकी पोंटिंग, क्या नाम है? रिकी पोंटिंग हैं, जो कि तीसरे स्थान पे हैं। कौन से? पहले स्थान पे विराट कोहली जी हैं, और दूसरे स्थान पे सचिन तेंदुलकर, और तीसरे स्थान पे कौन? ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं। ये साथियों 314 पारियों खेले। 12,000 सबसे तेज 12,000 रन बनाने के लिए 314 पारियां खेले। साथ ही साथ अगर मैचों की बात करें तो 323 मैचों में, कितने? 323 मैचों में। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं साथियों कि सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची की बात करें साथियों, तो इस सूची की अगर हम लोग बात करें तो पहले स्थान पे 12,000 रन सबसे पहले 12,000 रन सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले अगर बल्लेबाज की बात करें तो उसकी सूची में विराट कोहली पहले स्थान पे इस समय आते हैं। ये विराट कोहली जी 242 पारियां खेले, मतलब 251 मैचों में इनका सिलेक्शन हुआ, जिसमें ये 242 पारी ही खेले। कितने? 242 पारी खेले। इसका मतलब 9 मैच इन्हें खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 9 मैचों में इन्हें खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टीम जीत गई या हार गई, हालांकि इन्हें क्रीज पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बैटिंग करने की नौबत ही नहीं आई। तो इसीलिए 242 पारियों में 251 मैचों में 242 पारियां खेले इन्होंने, जिसमें सबसे तेज 12,000 रन बनाए। इसी सीरीज में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर अब आते हैं। नहीं, इससे पहले सचिन तेंदुलकर ही पहले नंबर पे हुआ करते थे। सचिन तेंदुलकर जी 300 पारियां 209 मैचों में 300 पारियां खेले, तब जाके सबसे तेज 12,000 रन इनका पूरा हुआ था।
तीसरे नंबर पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे, कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जी। ये 323 मैच खेले, जिसमें 314 पारियां खेले। 323 मैचों में 314 पारियों में अगर बात करें तब फिर जाके सबसे तेज 12,000 रन ये बना पाए। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हम बात करेंगे, ये साथियों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली क्या नाम है? मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जो कि 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु को इन्होंने पूरा किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु में क्या हुआ? निधन हो गया। साथियों 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में इनका निधन हुआ है। क्या? कहाँ? रावलपिंडी के एक सैन्य हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। यह जानकारी उनके परिवार ने ही दी। वे 76 वर्ष के थे। जमाली ने नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। जमाली पाकिस्तान में पीएम पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने गए शख्स थे। बलूचिस्तान के ये पहले ऐसे शख्स थे जो पाकिस्तान के पीएम के पद पर आसीन थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान, किसके? जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने वर्ष 2004 में इस्तीफा लेकर उनकी जगह शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया था। 2004 में जनरल मुशर्रफ ने इनसे इस्तीफा लिया, किससे? मीर जफरुल्लाह खान जमाली से। और इस्तीफा लेने के बाद वो जनरल मुशर्रफ ने इनकी जगह अर्थात जफरुल्लाह खान जमाली के स्थान पे शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक साथियों, अब इससे ज़्यादा इसमें जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात हम लोग करेंगे कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? अगली जानकारी हम लोग बात करेंगे कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग के आरोप में मैच फिक्सिंग
के आरोप में कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? तो साथियों 8 साल के लिए, 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है एनरिक लोपेज। क्या नाम है? एनरिक लोपेज इनका नाम है। ये साथियों 2017 में इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया। किसका आरोप? मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया, जिसमें इन्हें साथियों 8 साल के लिए डिबार कर दिया गया। अर्थात 8 साल के लिए, 8 सालों तक ये कोई भी मैच नहीं खेल सकते हैं, ऐसा प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। तो बात करें साथियों तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा, कौन? टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही साथ साथियों 8 साल का प्रतिबंध और उसके साथ $25,000 का इनके ऊपर क्या लगाया गया? जुर्माना भी लगाया गया। लोपेज साल 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 154वीं रैंक तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। ये अभी 2018 में सर्वश्रेष्ठ 154 नंबर पे इनका स्थान था। अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में इनका 154वें नंबर पे ये पहुंच चुके थे। 154 इनकी रैंकिंग थी, लेकिन ये कभी ग्रैंड स्लैम में अपने मुख्य ड्रॉ में जगह अभी नहीं बना पाए थे। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो अभी हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? मुफ्त टैबलेट देने का ऐलान किया है अभी हाल ही में। अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने का ऐलान किया है? तो साथियों हरियाणा सरकार ने हाल ही में 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण साथियों 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने का ऐलान किया है। टैबलेट देने का ऐलान किया है। साथियों अभी हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार, कौन? हरियाणा राज्य की सरकार ने यह ऐलान किया कि हम अपने राज्य के सभी 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए योजना यह
बनाई गई है। यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सुविधा से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह कोविड-19 के कारण साथियों जो विद्यार्थियों की एजुकेशन या विद्यार्थियों की पढ़ाई जो बाधित हुई है, उसको लेकर हरियाणा सरकार ने यह योजना बनाई है। अभी अगली बात करें साथियों, तो किस देश की सरकार ने यह घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? तो साथियों बांग्लादेश की सरकार ने यह ऐलान किया कि क्या ऐलान किया कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की कोविड-19 की वैक्सीन को कोविड-19 की वैक्सीन 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। कि वैक्सीन 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया साथियों कि वह कोविड-19 की जो वैक्सीन है 3 करोड़ खुराक मुफ्त में प्रदान करेगी। ठीक साथियों, बांग्ला सरकार ने यह घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम ने कहा कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात जिसे हम लोग शॉर्ट में SII भी कहते हैं से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए सहमति दे दी है। अर्थात सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए क्या दे दी है? सहमति दे दी है। अर्थात साथियों ये जो बांग्लादेश सरकार है यह कोविड-19 की अपने देश के लोगों को 2 करोड़ खुराक मुफ्त में प्रदान करेगी। ठीक साथियों, इसी में अगर अगली जानकारी की बात करें साथियों, जो कि न्यू जानकारी होगी, अगली जानकारी है कि अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया। इसे तो हम लोग कल पढ़ लिए थे साथियों, ये जानकारी हम लोग कल ले लिए थे। इसे हम लोग पढ़े थे जो कि जनजातीय कार्य के लिए हम लोगों ने बात किया, वो आदि महोत्सव के शुभारंभ की बात किए थे हम लोग कि अर्जुन मुंडा जी ट्राइब्स इंडिया के लिए 1 दिसंबर को इसका वो करेंगे, आदि शिल्प इत्यादि जैसी बातें हम लोगों ने कर लिया था। अगली बात करें अगर साथियों,
तो बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर शुरू किया आपके द्वारे सरकार अभियान। बांग्लादेश ने एक अभियान शुरू किया जो कि बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया कि आपके द्वारे सरकार अभियान। बांग्लादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार ने अभियान का क्या नाम है साथियों? द्वारे सरकार अभियान। द्वारे सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभियान द्वारे सरकार का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभियान द्वारे सरकार, कौन सी? द्वारे सरकार का शुभारंभ किया साथियों। ठीक साथियों, शुभारंभ किया। अगर इसमें बात करें साथियों तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार, अर्थात इसका मतलब यह है कि दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया। ये जो द्वारे सरकार अभियान है साथियों, इस अभियान का मतलब यह है कि दरवाजे पर सरकार। इस अभियान का मतलब यह है कि दरवाजे पर सरकार। इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार है, यह आपके दरवाजे पे सदैव तत्पर है, सदैव खड़ी है। इनके कहने का मतलब यह है। तो द्वारे सरकार नामक अभियान का शुभारंभ किया। और अगर बात करें साथियों तो अप्रैल मई में होने वाले 2021 राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 महीने लंबे आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह जो शुरुआत है साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल से मई तक कैसा चुनावी संघर्ष है, कैसा है? चुनावी है, जो कि विधानसभा चुनाव होना है उस दौरान। ठीक साथियों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के लंबे आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। यह अभियान साथियों 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक। कब तक? 30 जनवरी। ये अभियान साथियों जो द्वारे सरकार है, यह अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। द्वारे सरकार जो अभियान है साथियों, अर्थात दरवाजे पर सरकार, यह अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें साथियों नारा होगा इसमें इसका एक नारा होगा साथियों। इसके नारा दिया है इनके नारा का नाम है जर जेखन जर जेखने दरकर जर देखने दरकर 80 अपनार द्वारे सरकार
साथियों, ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में नारा क्या दिया गया कि जर जेखने दरकार अच्छे अपनार द्वारे सरकार। इसका मतलब क्या होगा साथियों? इसका मतलब यह है कि जब आप चाहें तब सरकार आपके दरवाजे पर होगी। इसका अर्थ यह होगा कि जब आप चाहें तो सरकार आपके द्वार होगी। 11 योजनाओं के लाभार्थियों के इस उद्देश्य के लिए लगाए गए शिविर में रखा गया है। ठीक साथियों, इसमें 11 योजनाओं के से जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है। ठीक साथियों, और अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि ममता बनर्जी जी हैं। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अगर मुख्य सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी, और अगर गवर्नर की बात करें तो जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ कहाँ के? पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, अर्थात राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो ममता बनर्जी यहाँ की क्या हैं? मुख्यमंत्री। अगली बात करें साथियों तो संदीप कटारिया को बाटा के नए वैश्विक मूल्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। संदीप कटारिया को बाटा ने नया वैश्विक मूल्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। ठीक साथियों, इसमें हम लिखेंगे कि संदीप कटारिया को बाटा ने, शूज की जो कंपनी है बाटा ने नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संदीप कटारिया को बाटा ने अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जूते के प्रमुख संगठन बाटा जूता संगठन ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बाटा ने अपना सीईओ के रूप में संदीप कटारिया को अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, वह पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा मतलब हेडक्वार्टर लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है। बाटा के अगर हेडक्वार्टर की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड में किसका? बाटा का मुख्यालय है। और ये साथियों पहले ऐसे भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ, जिसे हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, ये पहले ऐसे भारतीय हैं। कौन? संदीप कटारिया जी, जिन्हें बाटा का सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। बाटा के अगर मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथियों और बात करें तो ये एलेक्सिस नास्ट, किसके? एलेक्सिस नास्ट का पद संभालेंगे, जिन्होंने लगभग 5 साल बाद पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कटारिया 2017 में बाटा इंडिया के सीईओ थे। बाटा की जो इंडिया में ब्रांच थी साथियों, बाटा इंडिया जो कंपनी थी उसके सीईओ थे। कब? 2017 में। कटारिया की अगर बात करें तो लीडरशिप के अंतर्गत बाटा इंडिया उम्मीद से भी कम समय के अंदर भारत में सबसे बड़े फुटवियर रिटेलर में बदलने में कामयाब रही।
जो बाटा इंडिया है साथियों, ये ऐसा कहा गया कि संदीप कटारिया के लीडरशिप में जो काम किया गया तो बाटा इंडिया उम्मीद से भी कम समय के अंदर ही भारत में सबसे बड़े फुटवियर रिटेलर में बदलने में कामयाब रहे संदीप कटारिया जी। ठीक साथियों, इसके अगर बात करें तो बाटा के मुख्यालय की मैंने आपसे बताया कि लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगर बाटा के अगर साथियों स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अगस्त 1994 को हुई। बाटा कंपनी के स्थापना की बात करें तो 24 अगस्त 1894। कब? 1894 में बाटा कंपनी की क्या किया गया? स्थापना किया गया। 24 अगस्त 1894 को बाटा कंपनी की स्थापना की गई। ठीक साथियों, तो ये हम लोगों की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी साथियों, जिसे कि हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। क्या किया? जानने की कोशिश किया। ठीक साथियों, और ठीक है साथियों, अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। हम लोगों ने कुछ अच्छे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को जानने की कोशिश किया यहाँ पे, और हम लोगों ने उसे अच्छे से जाना, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ अच्छे से पढ़ा, और बिल्कुल विधिवत आप लोग अपनी नोट्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विधिवत तरीके से बनाइए। उसके बाद उस नोट्स को डेली चाहे 5 मिनट ही आप लोग रिवीजन का टाइम दीजिए, लेकिन रिवीजन का टाइम आप लोग ज़रूर दिया करिए हर हाल में। रिवीजन बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। अगर सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, ऐसे ही टाइम पास करते रहना है, बेरोज़गारी दर को बढ़ाते रहना है, ठीक, तो फिर आप लोगों का सारा चीज़ जो है बेकार होगा। मान सम्मान भी जाएगा, समय तो जा ही रहा है जो कि कभी वापस नहीं आ सकता। साथ ही साथ माँ बाप जो सपने अपने सजोए हुए हैं, आपके जो है माध्यम से जो अपने सपने सजोए हुए हैं, जो कि समाज में उन्हें भी आपके माध्यम से उन्हें जो सम्मान चाहिए होता है, जो आशा रखते हैं, उसे अगर आप लोग देना चाहते हैं तो अपने बिल्कुल ईमानदारी और जज्बे के साथ सारा सब कुछ छोड़ते हुए, सारी मोह माया सारा चीज़ छोड़ते हुए आप लोग सिर्फ जो है 1 साल तक लगातार मेहनत करिए। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मैं शुभकामना अपनी तरफ से देता हूँ आज बिल्कुल सुबह सुबह। ठीक साथियों, मैं हालांकि पर डे करता हूँ आप लोगों के लिए कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे या तो और किसी से जुड़े हुए हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जिनका सपना है वो सपना पूरा हो, और मैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। लेकिन आप लोग जब मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे तभी, बाकी किसी के कामना से कुछ होता नहीं है, अपनी मेहनत ही रंग लाएगी साथियों। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपनी अच्छे से नोट्स बनाइए। एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी आप लोग करिएगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुंच सके जिन्हें कि ऐसे क्लास की आवश्यकता है, रिक्वायर है। साथ ही साथ क्लास कैसी आप लोगों को लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों का और कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और वहाँ पे हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी गारंटी लेता हूँ, आपके डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।